हम ये चीजें तो पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर की रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब अगर हम नजर डाल लेते हैं कि जो फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं किसको, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि लेंथ के साथ क्या चेंजेस होते हैं रेजिस्टेंस के अंदर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, जो नेचर है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और जो टेम्परेचर है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। अगर हम यहां से नजर डालते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है ऑफ अ कंडक्टर वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर जैसे बात कर ले, हमें ये पता है जो रेजिस्टेंस उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, और लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो क्या हो जाता है, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है लेंथ के। वो किस तरह से, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इस फोटो के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो जितनी लेंथ कम होगी कंडक्टर की, जैसे ये जो कंडक्टर है हमारे पास, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, स्मॉल, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो जब करंट इनके थ्रू जब फ्लो करवाया जाएगा तो जो रेजिस्टेंस है, जो करंट का ओपोजिशन होगा वो ज्यादा फेस किस केस में किया जाएगा, वो ज्यादा फेस किया जाएगा इस केस में, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो हमें यहां से क्या पता लग गया कि अगर लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी अगर ज्यादा तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। अगर लेंथ क्या होगी, कम, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम। चलिए सेकंड फैक्टर को स्टडी करते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की बात करें तो जो एरिया के वो क्या होता है, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका कंडक्टर का। वो कैसे, जैसे हमें यहां से पता लग रहा है, एक ये क्या है, ए कंडक्टर, और एक क्या है, बी कंडक्टर। ए कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। तो जब क्या होगा, करंट को फ्लो करने के लिए ज्यादा रास्ता मिलेगा तो रुकावट होगी तब भी वो उसको ओवरकम करते हुए इजीली पास कर जाएगा, किसके कंपैरिजन में, जब रुकावट किस में होगी, कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर के केस में। तो यहां से हमें क्या पता लगता है, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के। किस तरह से, अगर एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। अगर दूसरे केस में बात कर लेते हैं, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहां से ये बात हमें समझ में आ गई। हमें जो बात याद रखने की वो क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहले अगर इन दोनों केसेस को हम स्टडी कर लेते हैं एक साथ, तो फर्स्ट केस में हमने क्या स्टडी किया, जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, जो रेजिस्टेंस है वो क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को जब हम मर्ज करने का काम करते हैं तो हमारे पास यहां से क्या रिजल्ट निकल के आता है, वाटर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। लेकिन हमें यह पता है कि जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल होता है तो उसको हम रिप्लेस करते हैं किससे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से। किस चीज के लिए, टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर टर्म। तो इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस है उसके साथ हम यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, इस तरह से आ जाता है। अब अगर हम बात कर ले ये क्या है, इस चीज के बारे में हम फर्दर स्टडी करते हैं। चलो उससे पहले भी एक नजर इस पे डाल लेते हैं, जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर। जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है उसको टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, उसके लिए पहले हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है। अगर हम देखते हैं, हमें यह पता है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। अगर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके कारण होता है,
ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जब हम क्या करते हैं, जब हम हीट अप्लाई करते हैं या जो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके बाद जो चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है कंडक्टर के अंदर, उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। मतलब जैसे ही हम क्या प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर को प्रोवाइड करते हैं, तो उससे क्या मिलती है, उससे मिलती है एनर्जी। किसको? चार्ज पार्टिकल्स को, चार्ज पार्टिकल्स को। तो उससे क्या होगा, उससे जो चार्ज पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, तो वो रैंडमली क्या करेंगे, वो रैंडमली वाइब्रेट करने लग जाएंगे इस तरह से। तो जब वो वाइब्रेट करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, टकराएंगे। अगर वो टकराएंगे तो उस केस में क्या होगा, तो वो आगे फ्लो नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ टकरा कर ही बीच में कोलैप्स हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, किस केस में, इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, जब हम कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो ये किस चीज का कोज बन जाता है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस का। तो ये बात हमें यहां से समझ में आ गई कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो चार्ज पार्टिकल्स को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने के बाद वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं, जिसके कारण वो आगे स्मूथली फ्लो नहीं कर पाते। इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है इंक्रीज। अगर बात करें इंसुलेटर्स के केस में, तो हमें, या सेमीकंडक्टर के केस में, तो उनमें क्या होता है, हमें पता है जो चार्ज पार्टिकल वो क्या होता है, लगभग रेस्ट पे होते हैं, वो फ्लो नहीं कर पाते। तो जब उस केस में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो उससे उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो जैसे ही एनर्जी मिलेगी, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किस केस में, सेमीकंडक्टर्स के केस में। तो यहां से हमें ये चीज भी पता लग गई, क्या पता लग गया, कि जो कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स के केस में तो टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, देखिए एक बार यहां पर मेंशन कर देते हैं। ये हमने हेडिंग डाली टेम्परेचर की, और ये हमने डाल ली किसकी, रेजिस्टेंस की। अगर बात कर ले हम किसकी, कंडक्टर्स की, दूसरी हम बात कर लेते हैं इंसुलेटर्स की, और तीसरी बात हम कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स की। अब हमें यह बात क्लियर है कि जब जो कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स ऑलरेडी मोशन में होते हैं, तो जब उनको एनर्जी मिलेगी, जैसे हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज, तो जो एनर्जी मिलेगी उसके बाद वो क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे, जिसके कारण जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें हम इंसुलेटर्स की, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करेंगे, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर में भी जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमें ये कंसेप्ट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम यहां आते हैं, तो हमने ये पढ़ लिया, अगर हमने क्या लिया, कोई कंडक्टर लिया, किसका, ऑफ लेंथ एल का, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए का। तो जैसे ही हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी, क्या, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल अपॉन ए हो गया, और यहां से हमारे पास क्या बन गया, रो इंटू एल अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला तो हमने यहां से डिस्कस कर लिया। तो यहां से जब हम रेजिस्टिविटी को एक तरफ लेते हैं, किस तरह से, इसको हम इधर लेके आते हैं, और रेजिस्टेंस को इधर से इधर लेके आते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। तो यही फॉर्मूला कहां मेंशन कर रखा है, यही फॉर्मूला यहां पर भी मेंशन किया गया है कि आर इंटू ए अपॉन एल, जिसके अंदर क्या है, जो आर है ये क्या है, वायर का रेजिस्टेंस है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल क्या है, वायर की लेंथ है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, जिसको जो क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास यहां से ये रिजल्ट आ गया है। ठीक है। अब अगर उसके बाद हम बात कर लेते हैं
एक बात हम यहां पर कर लेते हैं, इसकी ऐसा यूनिट हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जो हमने अभी जो फॉर्मूला नोट डाउन किया है यहां से ये वाला, तो ये हमारे पास क्या आया है, रो इक्वल्स टू आर इंटू सॉरी ए अपॉन एल। हमें क्या डिड्यूस करना है, हमें डिड्यूस करना है ऐसा यूनिट, किसकी, रो की, रेजिस्टिविटी की। तो उसके लिए हमें पता है जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है। ये हमने क्या मेंशन करी है इनकी, हमने मेंशन किया ये एसआई यूनिट। जब इनको हम यहां प्लेस करेंगे तो रो की जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो आर की जगह हम प्लेस करते हैं किसको, ओम को, और एरिया की जगह करते हैं मीटर स्क्वायर को, और लेंथ की जगह करते हैं मीटर को। तो मीटर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो हमारे पास जो एसआई यूनिट आई किसकी, रो की जो एसआई यूनिट हमारे पास आई है वो हमारे पास क्या आ गई भाई, वो आ गई हमारे पास ओम मीटर। तो यहां से हमने क्या डिस्कस कर लिया कि जो रेजिस्टेंस है, अब जो चीजें हमने स्टडी की है, अब डिफरेंट कंडक्टर्स की नेचर के अकॉर्डिंग उनकी क्या होती है, डिफरेंट रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है। अगर हम मेनली बात करें कंडक्टर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक, जैसे कि बात करें सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मर्करी, मैग्नीज, ये सारे क्या है, कंडक्टर्स। अगर इनकी आप रेजिस्टिविटी की वैल्यूज की बात करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर -6 -8 -8 -8 -8, और इस तरह से ये इनकी वैल्यूज है। अगर हम बात करें किसकी, अलॉयज की, और यू कैन से सेमीकंडक्टर्स की, तो इनकी जो वैल्यूज है ये देखिए 10 की पावर -1 यहां से लेकर और यहां तक। अगर हम बात कर लें किसकी, इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है, जैसे इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जैसे ग्लास हो गया, हार्ड वाटर हो गया, ठीक है, इबोनाइट रोड हो गया, डायमंड हो गया, और पेपर हो गया। तो इनकी वैल्यूज को अगर आप देखेंगे तो इनकी वैल्यूज क्या है, ये है। तो यहां से ये चीज हमें क्लियर होगी कि जो रेजिस्टिविटी वो इंसुलेटर्स के अंदर ज्यादा होती है, उसके बाद अलॉय के अंदर थोड़ी कम हो जाती है, और कंडक्टर्स के अंदर और भी ज्यादा कम हो जाती है। तो जो ये वैल्यूज हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, अपने माइंड में याद रख सकते हैं, ताकि ये आपको फर्दर जब हम न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट करेंगे तो उसके अंदर ये चीजें हमें हेल्प करें। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल रही होगी। तो ऐसे ही कॉन्टेक्ट में रहिए, इन टच विद दी आर एट दी साइंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।